नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर बैंक सर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए कला वर्ग से रिलेटेड महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अभी तक जो लोग नहीं जुड़े हैं वो लोग जुड़िए और वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो चलिए, क्या आप लोग को हमारी आवाज़ क्लियर आ रही है? ठीक है, यदि क्लियर आ रही है तो सभी लोग एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए आज के प्रश्नों को हम लोग शुरू करते हैं। आज का आपसे पहला प्रश्न जो यहाँ पर पूछा जा रहा है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाने जाना लगा? ठीक है, बताइए। जब ज्ञान प्राप्त कर लिया तो गौतम बुद्ध को किस रूप में जाना गया? तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सभी लोग बताएँ कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, बुद्ध जी तो थे, बिल्कुल राइट आंसर है। तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर बी है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय उल्लेख करता है? ठीक है, बताइए यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कि सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है? तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है 13वें, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। जिन लोगों का ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट है। और आपको मैं बता दूं कि सम्राट अशोक द्वारा कुल 14 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है? तो वो 13 नंबर पर करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? सभी लोग जवाब दीजिए, इसका कौन सा ऑप्शन सही है। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से जिसे लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? सभी लोग बताएं। यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं दोस्तों, आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? SR राव। जितने भी लोग बता रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, लोथल की खोज वर्ष 1957 में हुई थी, ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 1957 ईस्वी में लोथल की खोज हुई थी। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर आपको जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं, हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं सभी इम्पॉर्टेंट हैं। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? सभी लोग बताइए। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है 16 दिन, 18 दिन, 20 दिन और 24 दिन। तो जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 18 दिन जवाब दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। आप लोग ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, और मैं आपको बता दूं कि महाभारत में जो है वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई जो है सभी को पता है कि 18 दिनों तक लड़ी गई थी। ठीक है, इसके साथ आप लोग ये भी जान लीजिए कि यह युद्ध जो है हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए कौरव तथा पांडवों के बीच में लड़ा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और लगभग इस बात से सभी लोग वाकिफ होंगे, क्योंकि आप लोग बचपन से ही देखते आ रहे हैं महाभारत। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? ठीक है, बताएं इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर सी चरक जवाब दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चरक एक महर्षि एवं आयुर्वेद विद्वान माने जाते हैं। ठीक है, और सभी को पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, भारतीय संस्कृत से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है, चरक। चलिए अगला प्रश्न आप लोग सभी लोग ध्यान से देखिए, बताइए, जवाब देने की कोशिश कीजिए। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक हैं, बताइए कौन लेखक हैं? तारीख ए फिरोज शाही, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपसे पूछा जा रहा है तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों, जियाउद्दीन वर्नी। ठीक है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए जो है जियाउद्दीन वर्नी आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को तो देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग बताइए इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्न में किसने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं
कहा है? बताएं सभी लोग, आपका इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर बी जो है कार्ल मार्क्स बिल्कुल करेक्ट आंसर है वाइस। तो यहाँ पर 1857 के सिपाही विद्रोह में कार्ल मार्क्स ने जो है विद्वानों में से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के विद्रोह में जो है सिपाही विद्रोह को इन्हें पहला माना जाता है। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर बी है कार्ल मार्क्स बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपसे यहाँ पर अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है कि मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग, ठीक है, आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं 1932, 1936, 1940 और 1942 में की गई थी। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है 1940 ईस्वी, ठीक है। जिन लोगों का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है 1940 ईस्वी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि 24 मार्च सन 1940 ईस्वी को जो है मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता जो है की गई थी, ठीक है। और उसे किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। सभी लोग अच्छे से ध्यान से सुन लें, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने की थी? बताइए सभी लोग, भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने की थी? दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं अरविंदो घोष, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है। सभी लोग पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ ये वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। सभी लोग अच्छे से हर एक प्रश्न को देखिए, लास्ट तक देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये आज का प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे, सभी लोगों ने सुना होगा तात्या टोपे को अंग्रेज़ों ने 1959 में फांसी दी थी। कहाँ पर दी थी? झांसी या कानपुर या शिवपुरी या सागर? तो सभी लोग बताने की कोशिश करें। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? शिवपुरी, ठीक है। जितने भी लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं शिवपुरी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों 1857 के विद्रोह में जो है प्रसिद्ध नेताओं में से तात्या टोपे जी ही थे जिन्होंने ब्रिटिश सरकार तात्या टोपे जी थे जिनको ब्रिटिश सरकार ने शिवपुरी नामक स्थान पर फांसी दी थी सन 1859 ईस्वी में। तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर बी है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बहुत अच्छे, जिनका ऑप्शन नंबर बी आया जवाब। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग है कितना? मतलब कि चंद्रमा जो है पृथ्वी के कितने हिस्से के बराबर है, ठीक है। 1/3वां भाग है या 1/4, 1/5, 1/6? काफ़ी सारे लोग इसका सही आंसर दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट हैं वो लोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1/4वां भाग। चलिए सभी लोग अच्छे से देखते हुए चलिए। आपका अगला प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पर, नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम सितारा कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी लोग फटाफट जवाब दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर सी है प्रॉक्सिमा सेंटोरी, ठीक है, प्रॉक्सिमा सेंटोरी, ये बिल्कुल राइट आंसर है। पृथ्वी का निकटतम तारा जो है चंद्रमा के बाद यही है आपका, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो है लगभग 4.22 प्रकाश वर्ष, ठीक है, 4.22 प्रकाश वर्ष ये दूर है आपका। चलिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी जवाब पर एकदम टिक कर लीजिए। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपसे यहाँ पर अगला प्रश्न जो पूछा जा रहा है कि कौन सा जलकाय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से अलग करता है? बताइए। 14 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर डी है 10 डिग्री चैनल बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। 10 डिग्री चैनल एक
जल अंतराल है जो बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग करता है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसे नोट भी कर सकते हैं कहीं पर। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पटाका किस देश की मुद्रा है, बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पटाका दोस्तों यहाँ पर पनामा, मकाऊ, लाओस और मैक्सिको, ठीक है। बताइए आपका कौन सा सही है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो आपका ऑप्शन ए है पनामा, ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का, जिसे हम डॉलर कहते हैं, उसकी मुद्रा है। और आपका जो लाओस है ये लाओकिप नामक देश की एक मुद्रा है। सॉरी, ये लाओस जोन है, ये जो है ये देश का नाम है। यहाँ पर थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। यहाँ पर जो पनामा है ये आपका देश दिया गया, ये चारों देश दिए गए ABCD, ये चारों देश हैं। और ये पटाका पूछ रहा है किस देश की मुद्रा है। तो मैं आपको बताऊं कि ये पटाका जो है ये आपके मकाऊ देश की मुद्रा है, ठीक है दोस्तों। मकाऊ देश की ये मुद्रा है, ठीक है। और बाकी ये पनामा जो देश है यहाँ की मुद्रा जो है, यहाँ की मुद्रा डॉलर है। और दोस्तों ये आपका जो लाओस है यहाँ की मुद्रा जो है लाओकिप है। और आपका जो मैक्सिको है यहाँ की मुद्रा मैस्किन पेसो है। दोस्तों सभी को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग का से यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पटाका किस देश की मुद्रा है, तो मैं आपको जो बताया आप लोग ध्यान से सुनिए। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। काफ़ी सारे लोग इसका सही जवाब भी दे रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में दुनिया की कुल आबादी का लगभग है कितना प्रतिशत भाग केवल भारत में ही है कुल आबादी का। तो काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे सबसे ज़्यादा प्रतिशत वही सही होना चाहिए। तो जितने भी लोग ऑप्शन नंबर डी सोच रहे हैं बिल्कुल राइट है, ठीक है। पूरे धरती पर जितने लोग रहते हैं उसमें से 17% लोग केवल भारत में आपको मिलेंगे। और भारत देश जो है आपका पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर आता है। किस मामले में बताने की ज़रूरत नहीं है, जनसंख्या के मामले में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए भारत में दुनिया का कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत जो है इंडिया में रहता है, तो 17% लोग केवल इंडिया में रहते हैं कुल आबादी का विश्व के। चलिए आपसे यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति थे। तो बताइए 5वें, 6वें, 7वें, 8वें। दोस्तों यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला है 6वें, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6वें राष्ट्रपति थे और ये साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं। चलिए मैं आपको बता दूं कि इनका जन्म जो है 13 मई सन 1913 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो जितने भी लोग को नहीं पता इनका जन्म कब हुआ था वो लोग इसको ध्यान में रख लें। 13 मई सन 1913 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और जो ये 6वें राष्ट्रपति बने थे इंडिया के। चलिए आपसे अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। आपसे यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा जादू चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को कहा जाता है। बताइए आपका यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को क्या कहा जाता है, ठीक है। मोहलत, दंड विराम, क्षमादान, विनियम। तो यहाँ पर जितने भी लोग राजन 19 नंबर क्वेश्चन में जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर सी है क्षमादान बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है। एकदम फिट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी जमादान। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्नों को ध्यान से देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। 20 नंबर क्वेश्चन सभी लोग बताएं। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 66 बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे वो लोग, ठीक है। अनुच्छेद 66 आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं ध्यान से। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का भाग किससे संबंधित है। बताइए भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है।
तो यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन में जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर ए है नागरिकता, ठीक है, संविधान का भाग 2 जो है नागरिकता से संबंध रखता है। आप सभी लोग ध्यान से देख लें इसे। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ हम लोग अग्रसर होते हैं। आपका अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को किस जिले में पेश किया गया था? सभी लोग बताएं ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है। तो पूरे फोकस के साथ सभी लोग बताने की कोशिश करें। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है नागौर, बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। नागौर जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को नागौर जिले में, आपको पता होना चाहिए, राजस्थान राज्य द्वारा अपनाया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और सभी लोग इस दुनिया में हैं। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, सभी को बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपका ये गूगल जो है ना, गूगल वेब ब्राउज़र नहीं है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। गूगल आपका एक वेब ब्राउज़र नहीं है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गूगल आपका क्या है, काफ़ी सारे लोग ये सोच रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूं, जो है वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, ठीक है, जो कि ये गूगल नहीं है, ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आपका नहीं है। ये जो है एक इंटरनेट से संबंधित सर्च इंजन है, ठीक है, इसलिए इसे हम वेब ब्राउज़र नहीं कह सकते हैं। तो जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आपसे अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, आप लोग अपने अगले प्रश्न की ओर ध्यान दीजिए। आपसे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है? सभी लोग बताएं। 25 नंबर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर ए है रैम, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका रैम। तो जितने भी लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएंगे। ये एक कंप्यूटरिंग डिवाइस है जिसे हार्डवेयर से संबंध रखता है, ठीक है दोस्तों। रैम जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपसे यहाँ पर अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, सभी लोग ध्यान से देखिए। 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट बाइनरी के बराबर है, बताइए। देखिए यहाँ पर गीगाबाइट सभी लोगों को पता होना चाहिए। ये जो आप लोग जीबी कहते हैं ना, इसी को हम लोग गीगाबाइट कहते हैं। 1 गीगाबाइट, अब यहाँ मेगाबाइट का मतलब एमबी होता है। सभी लोग ध्यान से समझिए। देखिए जीबी और एमबी ये सभी को पता होगा कि जीबी किसे कहते हैं, एमबी किसे कहते हैं। आजकल किसी एक 10 साल 8 साल के बच्चे से पूछेंगे ना, तो वो जीबी का मतलब एमबी का मतलब आपको बता देगा। लेकिन अगर पूछा जाए 1 गीगाबाइट कितने के बराबर होगा, तो वो गीगाबाइट समझ नहीं पाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ गीगाबाइट यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जानते हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होंगे जो नहीं जानते होंगे गीगाबाइट का मतलब। तो गीगाबाइट को हम जीबी कहते हैं। तो 1 जीबी बराबर होता है 1000 एमबी, ठीक है दोस्तों। और अगर दशमलव में देखा जाए तो 1000 एमबी होता है, ठीक है। और अगर इसे बाइनरी में देखा जाए तो 1 जीबी बराबर होता है 1024 एमबी, ठीक है दोस्तों। काफ़ी सारे लोग का ऑप्शन यहाँ पर ए आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जो है 1024। मैं आपको बताया कि 1 जीबी का मतलब होता है 1000 एमबी, लेकिन दशमलव में। लेकिन अगर उसे बाइनरी में देखा जाए तो जो करेक्ट आंसर होगा आपका 1 जीबी बराबर 1024 एमबी। तो जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। उत्तर प्रदेश से बात की जा रही है, उत्तर प्रदेश के बारे में, तो काफ़ी सारे लोग उत्तर प्रदेश से होंगे, बताना है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद आ रहा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। इलाहाबाद ज़िले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा पाई गई 2011 के जनगणना के बाद।
देखिए 2011 हर 10 साल पे एक बार जनगणना होता है, लेकिन इस बार कोरोना काल चल रहा है। देखिए 2011 से 2021 10 साल का अंतराल आ गया। तो कोरोना काल में अभी सभी लोग वैसे व्यस्त हैं, इसीलिए सब वैक्सीन के लिए व्यस्त हैं। इन सब चीज़ों के कारण इस बार शायद अभी नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है 2022 में ये जनगणना आप लोगों की फिर से हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिए। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? बताइए 28 नंबर क्वेश्चन आप सबका कौन सा ऑप्शन सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, तुगलक वंश का संस्थापक जो था वो गाजी मलिक, जिसे हम लोग गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपसे यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्मो उद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है? मतलब चर्मो उद्योग का मतलब चमड़े का उत्पादन वहाँ पर सबसे अधिक किया जाता है। तो आपका कानपुर है कि आगरा है, इटावा है या सीतापुर है? तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग बहुत से जवाब दे रहे हैं। तो जिन लोगों के ऑप्शन नंबर बी आ रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों, कानपुर। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहिर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? अहिर मतलब जिसे हम लोग यादव कहते हैं। ठीक है, अहिर समुदाय आज के समय में, तो कौन सा नृत्य किया जाता है सभी लोग बताएं। तो 30 नंबर क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं कि दिवाली के दौरान जो है बुंदेलखंड के अहिर समुदाय द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे पाई डंडा कहते हैं। ठीक है, पाई डंडा नृत्य नाम से फेमस है। तो जितने भी लोग का यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं। आपका अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सफ़ेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहा जाता है? सभी लोग बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, चिकनकारी। ठीक है, चिकनकारी का शाब्दिक अर्थ जो है अर्थ कढ़ाई, मतलब इसका शाब्दिक अर्थ जो है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है कढ़ाई। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर। चलिए काफ़ी सारे लोगों ने सही जवाब दिया है। चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? सभी लोग बताएं। 32 नंबर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं कि नर्मदा नदी जो है बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ। तो यहाँ पे जो है निम्नलिखित में किस नदी का समागम अरब सागर में है? तो नर्मदा नदी का जो है समागम ये अरब सागर में है। ठीक है, और इसकी लंबाई जो है 1332 किलोमीटर है। कितनी है आपको बता दूं मैं, 1332 किलोमीटर। सभी लोग कहीं नोट भी कर सकते हैं इसको। चलिए सॉरी दोस्तों, 1312 किलोमीटर है, थोड़ा सा गलती हो गया आपका, 1312 ईस्वी सॉरी किलोमीटर। आपसे क्या निकल जाता है मुँह से कभी कभी। तो 1312 ईस्वी किलोमीटर। ठीक है, 1312 ईस्वी। चलिए आपसे अगला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश साझा नहीं करती है? सभी लोग बताइए। आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश से साझा नहीं करती है? दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ऑप्शन नंबर जो आपका डी वाला है बिल्कुल राइट आंसर है, मिर्ज़ापुर। ठीक है दोस्तों, मिर्ज़ापुर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब मिर्ज़ापुर जितने भी लोग बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए रैंकिंग तंत्र में उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को महत्वाकांक्षी के रूप में पहचाना गया है? सभी लोग बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, कुछ लोगों को खुद ही नहीं पता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका 8, जितने भी लोग बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, उन 8 जिलों के नाम क्या आप सब जानना चाहते हैं तो आप लोग कहीं पर नोट भी कर सकते हैं। मैं बताता हूँ 8 जिलों के नाम।
तो उनमें से आपका जो पहला है बलरामपुर है, दूसरा है श्रावस्ती, तीसरा है बहराइच, चौथा है सिद्धार्थनगर और चौथा है आपका चंदौली और पांचवा है आपका सोनभद्र, फतेहपुर और चित्रकूट। दोस्तों आपके ऐसा नाम है, आप लोग चाहें तो इसे कहीं पर नोट भी कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका यहाँ पर अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार है, ठीक है, किसके पास है बताइए? भारतीय स्टेट बैंक के पास या भारतीय रिजर्व बैंक के पास या भारत सरकार के पास या भारत की सुरक्षा मुद्रण और मीटिंग नियम लिमिटेड के पास, बताइए। तो 35 नंबर क्वेश्चन में जिनको भी इसका जवाब पता है बताएं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, भारत सरकार के पास सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार है, तो बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। यह अधिकार केवल उन्हीं को प्राप्त है। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? सभी लोग बताएं। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य आपका कहाँ पर है? गुजरात में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है। तो 36 नंबर क्वेश्चन मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आमों का जो है उत्पादन किया जाता है और काफ़ी सारे लोग उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं। तो आप लोग जान लीजिए कि अपने यूपी में ही आमों का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि APEDA का विस्तृत रूप क्या है, बताइए। आपका कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें चारों ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो 37 नंबर क्वेश्चन में जिन लोगों का ऑप्शन नंबर डी है, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, तो बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों सभी लोग ध्यान से इसको देख सकते हैं, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत क्या है? 38 नंबर क्वेश्चन, सभी लोग बताएं आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, 68.7%। ये 7 के आगे एक जीरो आप लगा सकते हैं, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 68.70%, ठीक है दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, जितने भी लोग का यहाँ पर आ रहा है जवाब, वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि रामचरितमानस का कौन सा कांड मतलब अध्याय सबसे छोटा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपका अरण्य कांड या किष्किंधा कांड या सुंदर कांड या लंका कांड, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। आपका जो लंका कांड है ये तो काफ़ी विस्तृत है, लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर बी है किष्किंधा कांड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है किष्किंधा कांड बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि ये सबसे छोटा अध्याय है, ठीक है। तो जितने भी लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए सभी लोग। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? सभी लोग बताएं इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो जितने भी लोग का 40 नंबर क्वेश्चन में जो भी है जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं, हुमायूं बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। भारत में जो है मुगल वंश के संस्थापक जो है सभी को पता है बाबर को माना जाता है, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद किसे माना गया? उसके बाद उनके पुत्र हुमायूं को माना गया। तो बता दें आपको, निम्न में से किस शासक के मृत्यु के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हुई थी? तो यहाँ पर जो है हुमायूं जो है बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन में जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। देखिए मुग़ल बादशाहों में जो है आपके बाबर, हुमायूं, अकबर, ये सब बहुत फेमस हैं, ठीक है। और इनके ऊपर कई सारी मूवियाँ भी बन चुकी हैं, ठीक है। कई सारे टीवी सीरियल भी आते हैं, क्योंकि इन लोगों की कहानियाँ ही कुछ ऐसी हैं। चलिए आपको इसके बारे में विस्तृत बताया जाएगा इतिहास के टॉपिक में, यहाँ पर आप इतना ही ध्यान दीजिए। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? मोनू ब्रो,
आपको बताना है इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है 41 नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पर जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है, शाहजहां। सभी लोग ध्यान से देख लीजिए, आप लोग पूरे फोकस के साथ पढ़िए। यहाँ पर जो जिसका जो ऑप्शन है जवाब देने की कोशिश करें। साइलेंट हुआ मोबाइल। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शाहजहां। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? बताइए, बोध गया जो है एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर इसलिए है क्योंकि जो है यहाँ पर गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आपके जो 4 ऑप्शन दिए गए थे उनमें से केवल 2 ही ऑप्शन यहाँ पर प्रिंट हो पाया है। ठीक है, 2 ऑप्शन जो हैं आपके कट चुके हैं, लेकिन आप लोग का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। आप लोग ध्यान से इसे देख सकते हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ पर विज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? बताइए सभी लोग। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जितने भी लोग को पता है वो लोग बताएं, लेकिन जिसे नहीं पता है वो लोग जान ले। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 1924 बेलगाम बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। सभी लोग इसको टिक कर लें। जितने भी लोग का ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? 44 नंबर क्वेश्चन, सभी लोग बताएं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर जो भी है वो लोग पहले बताएं कमेंट बॉक्स में। बाकी यहाँ पर जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी आपका जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल राइट आंसर है। जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर डी जवाब आ रहा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी को बताना है। बचपन में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, 6, 7, 8 में इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिले हैं। ठीक है, तो जितने भी लोग को नहीं पता है मैं बताता हूँ कि 27 फरवरी सन 1931 ईस्वी को जो है इलाहाबाद में ये कांड हुआ था। उन्होंने खुद को गोली मार ली थी जब ब्रिटिश सरकारों ने उन्हें घेर लिया था। ब्रिटिश सरकारों की पुलिस ने उन्हें घेर लिया था। ठीक है, उन्होंने अंग्रेज़ों की गोली नहीं खाई, उन्होंने खुद को गोली मार लिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और इंडियन के लिए बहुत गर्व की बात है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन सी वाला है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी आपका कर्नाटक जो है भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक बिल्कुल राइट आंसर है। जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आ रहा है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न सभी लोग ध्यान से देखिए। आपसे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या का घनत्व कम है? सभी लोग बताइए, सबसे जनसंख्या का घनत्व जो है सबसे कम है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है आपका अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर भारत देश में सबसे कम जनसंख्या आपकी यहीं पर पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, सभी लोग देख लीजिए। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, चलिए भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। सभी लोग ध्यान से इसे कहीं पर नोट भी कर सकते हैं, कॉपी पेन साथ में रखिए। और यहाँ पर आपसे 48 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर जितने भी लोग जानते हैं बताएं इसका जवाब क्या हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है न्यूयॉर्क बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। जितने भी लोग ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, बताइए सभी लोग।
5 जून, 7 जुलाई, 21 दिसंबर, 23 जून? बताएं सभी लोग। देखिए यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है, आज कितनी तारीख है? आज है आपका 3 जून, मतलब परसों जो है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस दिन सभी लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग पेड़ पौधे लगाएं, जिससे कि आपके पर्यावरण मतलब आपके क्या हम लोगों के पर्यावरण की सुरक्षा हो सके। तो यहाँ पर जितने भी लोग 5 जून जवाब दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, सभी लोग बताइए। ये आपका लास्ट प्रश्न है। यहाँ पर जितने भी लोग जानते हैं इसका जवाब बताएं। तो आपका जो सन 1885 ईस्वी है, यहीं से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना शुरू हुई थी। शुरुआत आपका क्या था? 1885 ईस्वी। तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं। और मिलते हैं अपने किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।